हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को एनालाइज करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक सरल झुकी हुई सीधी रेखा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है कि एक समान त्वरण की स्थिति में वस्तु का जो वेग होता है वह समय के साथ समान दर से बदलता रहता है, जिससे जो वेग समय ग्राफ है वह अक्ष पर एक समान झुकी होने वाली एक सीधी रेखा जो है प्राप्त करती है। और इसका जो ग्राफ ढाल होता है इसमें वस्तु के त्वरण के परिणाम को दर्शाता है, और जो ग्राफ के नीचे का क्षेत्र होता है वह तय की गई जो दूरी है उसको दर्शाती है। तो ये सभी जो है आप इन्फॉर्मेशन जो है याद कर लीजिए, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह 40 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u जो है वह -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +13.33 सेंटीमीटर। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u जो है फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा v बराबर आ जाएगा हमारा 40/3 जो है आ जाएगा हल करने पर 1/v बराबर 1/40 प्लस 1/20। अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/40। 1/v बराबर 3/40, तो b बराबर हो जाएगा 40/3। और इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.33। और जो प्लस में आया है इसलिए जो यहाँ पर दिखाया है कि जो धनात्मक चिन्ह होता है वह यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि ध्रुव के दाईं ओर बनता है, जो कि आभासी प्रतिबिंब होता है और सीधा प्रतिबिंब पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। अमीबा जो होता है वह एक सरल एक कोशिकीय जीव होता है जो बाइनरी फ्यूजन विधि द्वारा दो संतृप्त कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और जिससे जो मूल जनक होते हैं, मूल जनक जीव की जो शरीर है वह दो नए हिस्सों में बढ़ जाती है, और इसका कोई प्राकृतिक मृत शरीर जो है वह शेष नहीं रहता है, यानी कि यह जो है मरता नहीं है, ये अमर रहता है। अमीबा जो है यह अलैंगिक जनन और उसके प्राकृतिक जो है मृत्यु से बचाती है। हालांकि जो प्रतिकूल परिस्थितियों से यह पुट्टी बनाकर जीवित रहती है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए CuCl2 + H2O। तो जो कॉपर क्लोराइड और जल है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ कि जो धात्विक ऑक्साइड होता है वह सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जब वे किसी अम्ल यानी कि जो एसिड होता है एसिड से अपक्रिया करते हैं तो वे लवण यानी कि साल्ट तथा जल का निर्माण करते हैं, और इस अपक्रिया को उदासीनी अपक्रिया यानी कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया कहलाती है। जो कॉपर ऑक्साइड है वह काले रंग का एक धात्विक ऑक्साइड होता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl के साथ अपक्रिया करके कॉपर क्लोराइड जो है CuCl2 जो है वो बनाता है, तथा जो जल है वह बनाता है। इसीलिए इसका जो हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा CuCl2 + H2O। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C जोसेफ विजय जो हैं वह तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें इसमें,
तो इनकी जो पार्टी है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में सी जोसेफ विजय जो है, यानी कि इनको थलापति विजय भी कहते हैं। तो सी जोसेफ विजय जो है वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इनकी जो पार्टी का नाम है उसका नाम है तमिलगा वेत्री कड़गम, यानी कि टीवीके जो है इनकी पार्टी का नाम है। और इसी जो इन्हीं के नेतृत्व में यह पद जो है आसीन है। महत्वपूर्ण बात करें तो जो दक्षिण भारतीय सिनेमा है उसके ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं विजय, और उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी का गठन किया और चुनाव में सफलता के बाद इनको मुख्यमंत्री पद पर जो है कमान मिला। अगर हम बात करें तमिलनाडु की राजधानी की, जो तमिलनाडु की राजधानी है वह है चेन्नई, और यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है भरतनाट्यम। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुवेंदु अधिकारी जो हैं पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अब इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी ने राजनीतिक बदलाव का पश्चात यह पदभार संभाला है, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें जो इससे अतिरिक्त जानकारी निकलती है वह है राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं और प्रशासनिक नीति के निर्धारण में जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल की भूमिका जो है वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था। क्वेश्चन था कि एक वस्तु की कीमत में पहले 36% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। यदि कीमत में हुई कुल कमी जो है 132 रुपये है, तो वस्तु का वास्तविक जो है सीपी यानी क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2750। अगर हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का जो आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन का विषय क्या था? आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, जो है ये इसका थीम है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की, तो वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र जो विषय है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, यह दोस्तों थीम जो है घोषित किया गया था, जो महिला और बालिकाओं के अधिकार और न्याय के लिए केंद्रित है। अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वह प्रतिवर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गन्ने के रस से इथेनॉल की जो प्रक्रिया है वह किसके द्वारा बनती है? गन्ने के रस से जो इथेनॉल है वह किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। गन्ने का जो रस होता है जिसको हम मोलासिस कहते हैं यानी कि सीरा, उसमें मौजूद जो शर्करा होता है उस शर्करा को यीस्ट जो है उसमें मौजूद एंजाइम इन्वेटेज और जाइमेज जो एंजाइम होते हैं उनकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता, उसी के अनुपस्थिति में जो इसको सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद इसका किण्वन होता है जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और जिससे इथेनॉल जो है प्राप्त होता है। यानी कि इसको सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद जो है इसमें इथेनॉल प्राप्त होता है। जो किण्वन होता है वो एक अवायवीय श्वसन होता प्रक्रिया है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल अल्कोहल और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें टूट जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आकाश है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो आकाश का जो रंग है वो ब्लैक होता है, यानी कि ये किसके कारण होता है?
तो ये वायुमंडल में उपस्थित जो कण है उसी के कारण जो है नीला रंग सभी जगह फैल जाता है, इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। और इसी के कारण जो है हमें आकाश नीला दिखाई देता है और रियल में जो आकाश का कलर होता है वो होता है ब्लैक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि शक्ति P यानी कि 80 वाट है और समय T है तो वर्क यानी कार्य क्या होगा। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2400 जूल। अब हम जानते हैं P बराबर होता है W इंटू T। अब हम इसको 80 गुणे 30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2400 जूल। जो 2400 जूल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर उसके बाद न्यूट्रॉन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान संख्या होता है वो 9.11 गुणे 10 की पावर 31 होता है और जो प्रोटॉन होता है वो 1.672 गुणे 10 की पावर 27 होता है और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह 1.675 गुणे 10 की पावर 27 जो है वह न्यूट्रॉन का वजन होता है। इसीलिए इसे बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो आएगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा उसका प्रोटॉन, फिर उसके बाद आएगा न्यूट्रॉन। अब हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि HCl और CH3 जो है और COH में क्या अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो HCl होता है वह एक प्रबल अम्ल होता है और जबकि जो CH3COOH जो होता है वह एक दुर्बल अम्ल होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तंत्रिका ऊतक जो है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये इसकी तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई है और जो नेफ्रॉन होती है वो किडनी की जो है क्रियात्मक इकाई होती है। इसलिए जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक का जो कार्यात्मक इकाई हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरॉन। अब हम इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मानव शरीर की जो क्रिया होती है उस क्रिया विज्ञान में नियंत्रण और समन्वय जो है वह तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होता है। जो न्यूरॉन होते हैं यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वह तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जो विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से सूचना को संचरण करती है। यानी कि विद्युत जो रासायनिक संकेत होते हैं उन्हीं के माध्यम से सूचना को यह पहुंचाती है। इसके कितने भाग होते हैं न्यूरॉन के। तो न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है साइटन, दूसरा होता है डेंड्राइट और तीसरा होता है एक्सॉन। ये तीनों भाग जो हैं ये न्यूरॉन के भाग होते हैं। ये सभी जो आप न्यूरॉन को बताए गए हैं तीनों भाग ये सभी याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निस्पंदन यानी कि फिल्टरेशन का जो गुण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पानी में पूरी तरह से घुले हुए नमक को अलग कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को किक मारता है यानी किक करता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अगर इसे दोस्तों एक्सप्लेनेशन करें तो जब फुटबॉलर गेंद पर किक मारता है तो पैर गेंद पर बल लगाता है और यह क्रिया होती है और जब ठीक उसी समय गेंद भी जो क्या करती है उसके विपरीत पैर के विपरीत जो है दिशा में बल लगाती है और इसी को हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो इसी कारण इसलिए न्यूटन का जो ये गति का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बन जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
न्यूटन के गति का तीसरा नियम। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है। यानी कि पौधे को बीज से अगर काट दिया जाए, उसके काटने के बाद उसको लगाया जाए तो वो जमने लगेगा, यानी कि वो जो है फलने फूलने लगेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना, गुलाब और अंगूर का जो पेड़ होता है वो पौधे का कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गन्ना, गुलाब और अंगूर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यानी कि जो सेंटर की तरफ जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और जो बाहर की तरफ लगता है वो अपकेंद्रीय बल होता है, और जो अंदर की तरफ लगता है, अंदर की तरफ, वो होता है अभिकेंद्रीय बल। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ जो है उसकी आकृति कैसी होती है। तो एक समान जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा झुकी हुई दिखाई देगी। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा। आपको ऐसे दिखाई देगा कि जब एक समान जो चाल होगी और समान चाल जो है वो समय के साथ बढ़ती जाएगी, तो इसलिए इसका जो ग्राफ बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमोनिया NH3 होता है उसमें नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन का जो अनुपात, द्रव्यमान अनुपात है वह कितना होता है। तो जो नाइट्रोजन होता है वो 14 होता है और हाइड्रोजन जो है 1 है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसलिए 3 हो जाएगा। तो 14 रेशियो जो 3 है यानी कि 14:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14:3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सरल संघनीय सेल होता है उसकी संकोचन क्षमता कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 52.4%। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।